ओके, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो बीम से रिलेटेड टर्म जो होती है वो सबसे पहले देखेंगे। तो पहली टर्म हमारी आती है 1D। यहाँ पे मैं बता दूँ, डी का मतलब जो होता है वो होता है डायमेंशंस। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो है वो है रिसर्च एंड प्लानिंग 1D। यहाँ पे 1D है, 2D है, 3D, 4D। ज़्यादातर हम जो करने वाले हैं वो 3D तक ही होता है, लेकिन सारी की सारी टर्म्स हम देखेंगे। और इसमें जो लेटेस्ट टर्म जो है 8D वो भी देखेंगे, सेफ्टी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे रिसर्च एंड प्लानिंग से। तो यहाँ पे रिसर्च एंड प्लानिंग क्या होता है 1D में पहले बता देता हूँ। तो नाम से पता चलता है क्या, रिसर्च एंड प्लानिंग, RNP। तो रिसर्च में क्या है, यहाँ पे हमें साइट पे जाना पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है किन चीज़ों की। तो जैसे कि साइट का वेदर कैसा है, वहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल की कंडीशन कैसी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी होता है कि आसपास में, आस पड़ोस में कैसे लोग रह रहे हैं, मतलब पीपल हम कह सकते हैं, पीपल इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारी होती है इसमें। और भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि एरिया का एक्चुअल मेजरमेंट, कि एरिया कितना बड़ा है, और बिल्डिंग के कैसे एरिया के आसपास, मतलब फैसिलिटीज़, जैसे कि स्कूल कितनी दूरी पे है या हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है साइट इन्वेस्टिगेशन में जो आती है वो हमारी हो जाती है रिसर्च में। ऐसे थोड़ा सा ऐसे अच्छे से बनाते हैं रिसर्च। तो ये हमारा हो गया रिसर्च का एस्पेक्ट। अब बारी आती है कि प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, अब जो भी हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की, ये सारी, तो इनमें जो है हमें प्रॉब्लम्स आई, तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे इन प्रॉब्लम्स का। ये जो सारी प्रॉब्लम, मान लो वेदर की प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बारिश बहुत होती है। तो बारिश अगर ज़्यादा होगी तो कपड़े ज़्यादा गीले रहते हैं फॉर एग्जांपल। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो शेड होता है, जो हमारी बिल्डिंग है, मान लो हमारी बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर जो टेरेस रहेगा, या जो भी मान लो एडजॉइनिंग करके हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके ऊपर टेरेस देना। टेरेस के ऊपर जो है थोड़ा सा छत टाइप होता है, तो वो देना। या फिर जैसे सॉइल कंडीशन, हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा लूज है, या ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, जिन लोगों को नहीं पता कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है हमारी काली माटी जिसे कहती है, जो ज़्यादातर खेतों में पाई जाती है, इसका नाम ब्लैक कॉटन इसलिए है क्योंकि इसमें कॉटन की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से होती है। तो ये वाली सॉइल सबसे ज़्यादा अनसुटेड होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉइल हमें सोचना पड़ता है, अगर लूज सॉइल है तो क्या करें, ब्लैक कॉटन सॉइल है तो क्या करें, तो उसी के लिए क्या प्लानिंग करें। प्लानिंग का सीधा मतलब क्या होता है, सोल्यूशन ढूंढना टू अ प्रॉब्लम। सो रिसर्च में हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली, अब प्लानिंग में हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा हो गया 1D। तो नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। 2D का मतलब है ड्राइंग। अब यहाँ पे 2D में जो ड्राइंग आती है, यहाँ पे डी भी कह सकते हैं इसको, 2D में जो ड्राइंग होती है वो अप्रोक्सीमेट ड्राइंग होती है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे। तो 2D में हम जो भी ड्राइंग करेंगे वो सारी की सारी जो ड्राइंग्स होगी वो अप्रोक्सीमेट ड्राइंग होगी। मतलब क्या, सिंगल लाइन प्लान जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको बता दो, सिंगल लाइन प्लान में क्या होता है। तो सिंगल लाइन प्लान मतलब कि मान लो यहाँ पे मैंने प्लान ड्रॉ किया, तो अप्रोक्सीमेटली सोचा कि चलो यहाँ पे ऐसे एंट्रेंस दे देंगे, यहाँ पे एक बेडरूम दे देंगे, बेडरूम के लिए थोड़ा सा अटैच टॉयलेट दे देंगे, या यहाँ से मान लो मैंने यहाँ पे पार्किंग दे दी। तो ऐसे जो भी अप्रोक्सीमेट हम प्लानिंग करेंगे कागज पे, वो हमारी 2D प्लानिंग में आएगी। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा एक स्केच होगा, बेसिक स्केच होगा। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग नहीं होगी, जैसे कि वॉल की थिकनेस जो है, वॉल थिकनेस वो यहाँ पे नहीं होगी। बस एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इसका यूज़ इसलिए, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि फिर डिटेल प्लानिंग क्यों नहीं करेंगे, वो एक्चुअली 3D में है, DIM 3D। लेकिन वो इसलिए काम का है 2D, कि यहाँ पे मान लो अगर क्लाइंट को ये सोच रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ देनी है, तो अगर वो डायरेक्ट कंसल्टेंट के पास जाएगा और फिर सोचेगा,
तो उसे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फीस, या फिर आर्किटेक्ट के पास ही प्लान बनाने जाएगा। तो थोड़ा सा जनरल आइडिया होना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए, इसलिए ये काम का आता है। और टाइम भी बहुत सेव करता है। मान लो मैं डिटेल प्लान बनाने लगा, उसमें सारी की सारी डिटेलिंग देने लगा, तो मेरा टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे 2D का यूज़ करते हैं। तो जब हमारा 2D में हमने डिसाइड कर दिया कि अप्रोक्सीमेट आइडिया चाहिए, अप्रोक्सीमेट, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट आइडिया मिला, नहीं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाता है इस 2D में, जिसका यूज़ हम 3D में करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3D में क्या आता है। तो 3D में हमारा है मॉडलिंग। तो बहुत से जो कोर्सेस होते हैं BIM कोर्सेस, वो बोलते हैं DIM 3D। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? डी का मतलब तो BIM का तो पता होगा, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। डी का मतलब होता है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा इन BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग 3 डायमेंशनल, क्योंकि डी का मतलब डायमेंशनल होता है। तो ये कंप्लीट फुल फॉर्म है BIM का, जो क्लास कॉलेज और कोचिंग जो ऑफर करते हैं, तो ये वाला ऑफर करते हैं मॉडलिंग का। और उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ कि वो 6D 8D ये सारे क्यों ऑफर नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए अभी के लिए इंडिया में। अगर कोई दूसरे देश में है तो फिर कोई इशू नहीं, जैसे अमेरिका, US, लेकिन ऑब्वियसली हिंदी में ही वीडियो देख है तो इंडियन ही हो गए, क्योंकि NRI तो वैसे भी बहुत कम चांस है। तो देखते हैं मॉडलिंग में क्या आता है। तो मॉडलिंग में जो है हमारा, तो मॉडलिंग में जो है हमारा क्या होता है, 2D भी हम बनाते हैं और 3D भी बनाते हैं। 3D और 2D प्लान हम बनाते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये डिटेल होते हैं, एक्यूरेट भी होते हैं और डिटेल भी होते हैं। तो ये सब हमारा आता है यहाँ पे 2D में, सॉरी 3D में आता है, BIM 3D में। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, यहाँ पे हम वॉल थ्रू भी बनाते हैं। अगर किसी ने वॉल थ्रू नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बिल्डिंग वॉल थ्रू। होता क्या है, यहाँ पे हमें एक बंदा बेसिकली चलता है, और वहाँ पे जो चलता है तो हमें एक 3D में दिखता है, रियलिस्टिक उसे कह सकते हो, अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स में 1080p पिक्सल क्वालिटी, या उससे भी बढ़िया क्वालिटी के अभी वीडियो बनने लगे हैं। तो हाई क्वालिटी हमें दिखता है कि हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद कैसी दिखेंगी। तो मतलब एकदम रियल व्यू होता है वहाँ पे, एकदम रियल। तो ये तुम यूट्यूब पे जाओ तो सर्च करके देख सकते हो। इसके लिए रेविट का भी यूज़ होता है वैसे। तो यहाँ पे हमारा आता है वॉल थ्रू, जो कि हमारा कवर होता है BIM 3D में। और एक और चीज़ भी है 3D में, वो है लेज़र स्कैनिंग। तो यहाँ पे लेज़र स्कैन क्या होता है कि हमारी जो, मान लो मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, या माउस है या लैपटॉप है। तो लेज़र स्कैनिंग में क्या होता है, इसको वो लेज़र स्कैन करेगा, और इसका सेम टू सेम मॉडल जो है यहाँ पे, ओके, तो ये वाले देखते सेक्शन से, तो कंप्लीट मॉडल एक 3D में तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैं, तुम इस माउस को देख रहे होगे अभी, तो इसी प्रकार से जो हमारा मॉडल होगा रेविड में माउस का, वो सेम टू सेम ही आ जाएगा। तो ये काम जो है लेजर स्कैनिंग में होता है। और यहाँ पे इसे लेजर स्कैनिंग को, यहाँ पे इसे बताता हूँ प्रेजेंटेशन पे, इसे एक और नाम दिया जाता है, वो है लेजर सेंसर या लेजर स्कैनर, इसे ये भी कहते हैं। तो इसमें ये सब तो होता है कि हम बढ़िया से एक मॉडल बनाते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा एरिया है, मतलब जो एक्चुअल प्लॉट है, जो एक्चुअल लैंड है, वहाँ पे स्कैनर का यूज़ करके कंप्लीटली जो एरिया है उसे स्कैन किया जाता है। और वो सब हमें रेविट पे फिर हम इसे डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए जो है रेविट का यूज़ होता है। और हाँ, एक और चीज़ रेविट में भी, अगर पिछला लेक्चर होगा देखा होगा तो पता होगा, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और MEP, ये 3 चीज़ें आती है। तो इन सभी में से आर्किटेक्चर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो प्लान आएगा हमारा 3D में, BIM 3D जो मॉडलिंग है हमारा, यहाँ पे हम 3 चीज़ें करेंगे, आर्किटेक्चरल प्लान, स्ट्रक्चरल प्लान और MEP। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो है हमारे 3D में आ जाते हैं। तो बहुत से क्लासेस यही तक मैगजीन ऑफर करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सेक मैं यहाँ पे
सारे के सारे डी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आता है 4D। यहाँ पे 4D क्या चीज है? टाइम। तो पता चलता है, नाम से ही पता चल रहा है वैसे टाइम में क्या होगा। इसमें हम नेविस्वर का यूज करते हैं। तो नेविस्वर का यूज करके हम एक वर्चुअल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। इससे जो है हमें पता चलता है कि हमें टाइम रिक्वायरमेंट पता चलती है अपने प्रोजेक्ट की। और इसी के साथ एक और सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, वैसे दोनों में से कोई एक यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं प्राइमवेरा। दोनों सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक अच्छा है या दूसरा बुरा, लेकिन इन दोनों सॉफ्टवेयर का जो है यूज किया जाता है शेड्यूलिंग के लिए। अब यहाँ पे शेड्यूलिंग किसकी होती है एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज क्या? मान लो फॉर एग्जांपल स्लैब कंक्रीटिंग हो गई, या फिर लेट्स से हमारा फाउंडेशन की जो बार्स डालने होते हैं वो हो गए फाउंडेशन बार्स। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो हम हमारे लिफ्ट तैयार करनी है, तो लिफ्ट का कितना टाइम लगेगा, कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी। मान लो यहाँ पे हमने फाउंडेशन का काम कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? कॉलम। तो कॉलम की एक्टिविटी क्या होगी? स्टेप 2 होगी। तो ये सारी एक्टिविटी जो है शेड्यूल की जाती है एक के बाद एक दूसरी एक्टिविटी। तो इसका यूज एक और भी है, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स या बिल्डर कह लो जो इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके लिए एक इंसेंटिव करके चीज होती है। ऐसे ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इंसेंटिव में क्या होता है, अगर मान लो उन्हें फॉर एग्जांपल टाइम दिया होता है 3 महीने का, और उस चीज को कंप्लीट करते हैं 2 महीने में, तो यहाँ पे इन्होंने 1 मंथ जो है वो सेव कर लिया। तो यहाँ पे 1 मंथ सेव कर किया है, तो उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता है। मान लो 3 मंथ में करने का उन्हें, जैसे कि लेट से 1 लाख रुपए मिलने वाला था, तो यहाँ पे उन्हें जो है एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, जैसे कि 1 लाख की जगह 1.1 लाख, मतलब 1,10,000। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इससे हमें शेड्यूलिंग करके पता चलता है कि नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन क्या, कि कोविड इज नॉट नॉर्मल कंडीशन, बाढ़ आना या तूफान या अर्थक्वेक, ये सारी नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन मतलब जो भी हमारे डे टू डे काम चल रहा है बिना किसी बड़े से इन्फ्लेशन होने के, ना होने के, मतलब नहीं होगा, तो उसे नॉर्मल कंडीशन कहेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में हमने ये फाइंड आउट किया कि इसे 3 महीना लगेगा। तो हमने बोला कि 3 महीने में काम करोगे तो 1 लाख लगेगा, तो इसने 2 महीने में किया, तो इसे हम 1.1 लाख यानी कि 1,10,000 मिला। तो ये रिवॉर्ड के लिए काम होता है। और दूसरा भी एक चीज है इसकी, मान लो इसने यहाँ पे 2 महीने की जगह इसने टाइम लगाया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसने 5 महीने लगाए, तो इसने क्या किया? 2 महीने इसे एक्स्ट्रा लगाए, तो इसके ऊपर फाइन भी आता है। तो फाइन कितना क्या हो सकता है? मान लो अगर रिवॉर्ड 10,000 का, तो फाइन लेट्स से 20,000 का फाइन लगाया है, तो इसे 1 लाख नहीं मिलेंगे, अब इससे क्या मिलेंगे? 0.8 लाख। 0.8 लाख मतलब कितने? 80,000 रुपीज, 80,000। तो ये चीज होती है हमारे शेड्यूलिंग की। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे वो है 5D कॉस्ट। तो कॉस्ट में क्या आता है? तो यहाँ पे जो कॉस्ट जो होती है, यहाँ पे कॉस्ट वैसे सारी चीजों की होती है। 5D में जो कॉस्ट है, वो हमारी कॉस्ट कौन सी आती है? लेबर कॉस्ट, जो भी हमारे एम्प्लॉय लगेंगे, जैसे कि इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल एनालिस्ट, कंसल्टेंट, उनकी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। और यहाँ पे ये कॉस्ट निकाली जाती है। और उसका एक और चीज भी है, कॉस्ट जो है यहाँ पे, इसका कंपैरिजन भी किया जाता है। कंपैरिजन किससे होता है? वेंडर से। मान लो कोई वेंडर बोल रहा है कि कोई मटेरियल वो 10 लाख में देगा, और दूसरा वेंडर बोल रहा है कि वही मटेरियल वो 9 लाख में देगा। अब यहाँ पे फायदा तो 1 लाख का हो रहा है, जो कि ह्यूज डील है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कौन से वाले से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी कि अगर ये 1 लाख कम दे रहा है तो क्वालिटी कैसी दे रहा है। तो मान लो ये क्वालिटी बढ़िया दे रहा है, तो हम ये वाला वेंडर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस का ये फायदा होता है। और इसी के साथ जो है कॉस्ट एनालिसिस में एक और चीज आती है कॉस्ट एनालिसिस के साथ, और वो है हमारी व्हाट इफ सिनेरियो। जैसे कि यहाँ पे मान लो कॉस्ट एनालिसिस में किसी
बिल्डर है या फिर कोई ओनर, मान लो इसे ओनर या फिर क्लाइंट, उसके पास पैसा अभी तो है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में उसे पैसा देना पड़ता है इंस्टॉलमेंट में। मान लो यहाँ पे स्टेप 1 ये थी कि फाउंडेशन हो जाने के बाद वो सर्टन अमाउंट ऑफ मनी देगा, लाइक से 20 lakhs। फिर फाउंडेशन के पास जो कॉलम्स होंगे वो होगी हमारी कॉलम जो होगी वो हमारी होगी स्टेप 2। तो स्टेप 2 में उसे लेस से 25 देगा। तो ऐसे करते करते स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप एक्स, अनलिमिटेड स्टेप्स, और ऐसे अनलिमिटेड लिमिटेड। तो ऐसे किसी स्टेप में अगर मान लो क्लाइंट के पास या ओनर के पास पैसे अवेलेबल नहीं है, कुछ हुआ, मान लो एक्सीडेंट हुआ, कैंसर हुआ, कुछ तो हुआ, और स्टेप लेस से स्टेप 2 में उसके पास मनी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो यहाँ से में अगर कंस्ट्रक्शन साइट अगर मान लो रुक जाती है तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट बहुत से होते हैं, लेकिन जैसे सेफ्टी वाइज भी होता है, क्योंकि मटेरियल्स अगर साइट पे पड़ा रहा, उससे देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, तो मटेरियल चोरी को भी जा सकता है। थेफ्ट भी एक चीज़ होती है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो लगाते हैं उसको भी सैलरी देनी पड़ती है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? तो फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करना, या फिर मटेरियल्स को या फिर ट्रांसफ़र कर देना कहीं और साइट पे। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है ताकि हमारी थेफ्ट जो है, यानी कि कोई चुरा ना ले, बेसिकली थेफ्ट का ये मतलब होता है। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है जिसे हम कहते हैं व्हाट इफ थिंकिंग, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इस टाइप ऑफ थिंकिंग, तो ये वाली थिंकिंग की जाती है। या फिर ऐसी भी थिंकिंग होती है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, कि मान लो कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं स्लैब की, और कंक्रीटिंग करते हुए ही हमारी रेन आ गई, मतलब बारिश आ गई, तो क्या करेंगे? क्योंकि कंक्रीटिंग करते हो अगर बारिश आई, और कंक्रीटिंग अगर मान लो बहुत से मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, तो यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न हो जाती है कंक्रीट में, कि कंक्रीट फिर वीक हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो इस प्रकार की थिंकिंग की जाती है जिससे कि हम प्रॉब्लम्स बनाते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसे हम सॉल्यूशन को जो आता है प्रॉब्लम सॉल्व करके, इसे हम कहते हैं प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजी। तो ये था हमारा 5D। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे 6D। यहाँ पे मैं इसे एडिट कर देता हूँ। 6D। 6D में क्या है? बिल्डिंग परफॉर्मेंस। अभी पहले मैं एक बात बता दूँ, ये जो है हम इंडिया में सिर्फ 5D तक ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम जो होता है वो 5D तक ही होता है। हमारा 6D का इंडिया में अभी तक नहीं आया है, और ना ही 7D का है, ना ही 8D का है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होता है हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ 5D तक ही होता है, उसके आगे का ये नहीं है। लेकिन जस्ट क्यूरियसिटी के लिए हम देखेंगे, वैसे 5D जो है, सॉरी 6D, ये ज़्यादातर यूएस में या बड़े बड़े देश जो है उनमें होता है। तो चलो देखते हैं कि ये है क्या चीज़ है बेसिकली। तो 6D में हमारा बिल्डिंग परफॉर्मेंस है। तो बिल्डिंग परफॉर्मेंस में क्या आता है कि ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने सुना होगा तो उसे पता है ग्रीन बिल्डिंग में क्या है, उसका कार्बन इमिशन कम होता है, वो एनर्जी कम कंज्यूम करती है। और एनर्जी में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल सोलर पैनल अगर इंस्टॉल किए बिल्डिंग पे, तो यहाँ पे हमारा जो सोलर से एनर्जी आएगी उससे मान लो बिल्डिंग भले ही सेटिस्फाई ना हो रही हो, हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन सोलर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज जो है मान ले से फॉर एग्जांपल 40% से कम हो जाए, तो ये भी एक हो सकता है। या फिर लेट्स से रिसोर्सेज ग्रीन बिल्डिंग कम यूज़ कर सकती है। अब रिसोर्स में से में क्या आता है, जो भी हम टॉयलेट में फ्लश करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, उसमें हम वाटर का यूज़ होता है। तो कुछ बिल्डिंग जो इंडिया में वो क्या यूज़ कर रही है, जो भी हमारा फ्लश किया हुआ वाटर होता है उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या फिर क्या होता है उसे ट्रीट किया जाता है, और फिर उसी वाटर को जो है ओनली फॉर फ्लशिंग में यूज़ किया जाता है। अब उसे किसी और पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। वाटर सिर्फ जो टॉयलेट की जो फ्लशिंग है उसी पाइप में होता है, दूसरे पाइप में वो जाता ही नहीं, सिर्फ फ्लशिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसे ट्रीट करने के बाद, और फिर उसी वाटर का रीयूज ही होता रहता है। तो ये साइकिल जो है रिपीट होती रहती है, टिल इन्फिनिटी तक ये साइकिल रिपीट हो सकती है, क्योंकि वाटर है, उसे अगर ट्रीट किया जाए फिर हमें सिर्फ मेंटेनेंस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ही करना पड़ेगा।
तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि रिसोर्सेज सेविंग के लिए। तो ये सारे जो होता है ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली कम से कम नेचर को हानि करना। तो ये हमारा होता है बिल्डिंग परफॉर्मेंस में। और एक रेटिंग होती है ग्रीन बिल्डिंग को, और वो जो रेटिंग होती है नंबर्स में होती है, जैसे आउट ऑफ 10 हो सकती है या फिर आउट ऑफ 100 भी, डिपेंड्स करता है। ये जो रेटिंग होती है ये ज़्यादातर यूएस, यूके जैसे बड़े बड़े जो देश है, फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कंट्री जिसे कहते हैं, तो इनमें ये रेटिंग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हमारी होती है वो ग्रीन बिल्डिंग में होती है। और इसी के साथ जो एक और चीज़ आती है ग्रीन बिल्डिंग में, वो है सिस्टम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें क्या ऑटोमेटिक सॉरी स्मार्ट सिस्टम, इसे ज़्यादातर लोग स्मार्ट सिस्टम ही कहते हैं। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट फ्रिज हो गया, और एक और कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट होम करके। इसी के साथ जो है मतलब इंडिया में भी वैसे ऑप्शन चीज़ें हैं, लेकिन एक ऑप्शन होता है जिससे होता है स्मार्ट बिल्डिंग। इसमें क्या है, जो भी हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग होगी G+, जितने की हुई 20, 25, 30, 40, 45 जितनी भी होगी, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये जो बिल्डिंग होगी इसमें स्मार्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसमें स्मार्ट फायर अलार्म हो सकती है, फायर स्प्रिंकलर सॉरी। तो फायर स्प्रिंकलर क्या चीज़ होती है कि जैसे फायर आई तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, तो ऑटो स्टार्ट हो जाती है इस फायर पे। अब एक चीज़ इसमें है कि स्प्रिंकलर्स में मान लो कि सिगारेट या स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग भी एक प्रकार का फायर जो होती है, स्मोकिंग में जो फायर करते हैं और उसमें जो स्मोक निकलती है वो भी हमारे जलने के जैसी होती है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करना कि ये स्मोक फायर, ये जो मतलब कह सकते हो कि जो स्मेल है ये फायर की है या स्मोक की है, ये आइडेंटिफाई करना। तो ये भी एक होता है। आई थिंक एक मूवी का मैंने सीन भी देखा था जहाँ पे हीरो ने अपने रूम में लाइटर का यूज करके जो है स्प्रिंकलर को ऑन कर दिया था। तो उसी से मुझे एक ये सीन से याद आया, और फिर पूरे रूम में उसने पानी कर दिया था। इसी के साथ बहुत सारी स्मार्ट चीज़ें जो है यहाँ पे आती है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट डोर्स जो होते हैं, ताकि हम जब रूम से बाहर जाए अंदर जाए तो ऐसे उस प्रकार के स्मार्ट डोर्स। स्मार्ट सीसीटीवी हो सकते हैं इसमें। तो ऐसे बहुत से स्मार्ट सीसीटीवी का क्या हो सकता है कि स्पेस स्कैन करना। तो ये जो भी स्मार्ट चीज़ें आती है ये भी हमारे बिल्डिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो ये जो फैसिलिटी मैनेजमेंट करके क्या चीज़ होती है वो पहले समझते हैं। तो जो भी बिल्डिंग हम बनाएंगे उसका कुछ लाइफ स्पैन होगा। मान लो बिल्डिंग का लाइफ स्पैन है लेट्स से फॉर एग्जांपल 40 ईयर्स। मतलब 40 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद जब से टाइम कहाँ से काउंट होगा, रजिस्ट्रेशन और वो सब होने की जब कंस्ट्रक्शन का जो एंड होगा, वो कंस्ट्रक्शन का एंड हो जाने के बाद वो काउंट होना चालू हो जाता है। उसके बाद जो 40 ईयर जब उसके कंप्लीट हो जाएंगे या फिर कुछ दिन आगे पीछे हो गए तो चलता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे 40 ईयर्स हो जाने के बाद 40 साल के बाद इस बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, हमें डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। बहुत से सिविल इंजीनियर्स अगर कॉलेज में हो गए तो टीचर से सुना ही होगा कि तुम बिल्डिंग बनाओगे नहीं बिल्डिंग तोड़ोगे। आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग बैड, क्योंकि ये भी एक्चुअली डीकंस्ट्रक्शन भी सिविल इंजीनियरिंग का ही फील्ड आता है। तो अगर कोई टीचर तुम्हें ये बोल रहा है तुम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले नहीं बनोगे, तुम बिल्डिंग तोड़ने वाले बनोगे, बोल लो उसमें भी बहुत पैसा है। दैट इज बेटर देन बीइंग अ बेरोजगार। तो यहाँ पे जो है, तो जो हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे उससे पहले कुछ स्टेप्स आती है, मतलब सॉरी मेंटेनेंस आता है कि यहाँ पे जीरो से लेके ऑल द वे टू 40 ईयर्स, इस स्टेज में जो है हमें मेंटेनेंस भी करना पड़ता है बिल्डिंग का। क्योंकि बिल्डिंग इज नॉट लाइक कि टाटा स्काई एक बार लगा लगा तो बिल्डिंग जिंगा लगा। इसे हमें मेंटेन करते रहना पड़ता है कि जो बिल्डिंग रहेगी अगर हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो 40 ईयर्स की का मे बी 10 ईयर्स में भी वो नहीं बोल देगी। तो जीरो से लेके हीरो तक, माने कि जीरो से लेके 40 तक जो है
जितना भी मेंटेनेंस आएगा, मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या, कौन मेंटेनेंस करेगा, कितना खर्चा आएगा, कौन सी इक्विपमेंट्स का यूज़ होगा, तो ये सारा जो है ऑल जो है हमारा मेंटेनेंस में आता है। इसका जो इस यूज़ जो है इंडिया में अभी फ़िलहाल कम है। सॉरी, ये वाला नहीं, फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा जो है मेंटेनेंस का आ जाता है, और इसमें फैसिलिटी जो होती है वो भी मैनेज की जाती है। और यहाँ पे हमारा एक लास्ट देख लेते हैं, और वो है सेफ्टी। सेफ्टी जो है अभी लेटेस्ट बीआईएम में ऐड होता है 8D, ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। सेफ्टी में यहाँ पे जो सेफ्टी रहेगी वो सिटीजन्स की कह लो या फिर लोगों की सेफ्टी नहीं रहेगी, सेफ्टी रहेगी हमारे वर्कर्स की। क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है, ये वैसे ज़्यादा प्रिवेंट जो है एप्लीकेबल वो जापान में है, क्योंकि जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं, डेली अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे। ऐसी भी लोकेशन है जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं डेली बेसिस पे। तो एक बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद जो वे वो ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं जिससे कि अर्थक्वेक से कोई मरे ना। मतलब अर्थक्वेक आ भी रहा है तो भी लोग अपने ऑफिस में जो है काम कर रहे हैं, ऑफिस में अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन अर्थक्वेक आते हुआ, अब यहाँ पे अर्थक्वेक आते वक्त जो है कंस्ट्रक्शन के टाइम जो है, कंस्ट्रक्शन में अगर अर्थक्वेक आया तो हमने ये सारी टेक्नोलॉजी जो है जिसकी मैंने बात की यहाँ पे, ये सारी तो यूज़ में नहीं है, क्योंकि ये तो अभी तक बनी नहीं है बिल्डिंग। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो हमारा अगर अर्थक्वेक आता है तो जो भी हमारे लेबर्स हैं उनकी लाइफ डेंजर में हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर बिल्डिंग का कुछ हुआ तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो है इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे 8D आता है। 8D वैसे ज़्यादा एप्लीकेबल जापान में ही है, या फिर ऐसी कंट्रीज में जिसे जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हर दिन आते रहते हैं। और 8D में एक और चीज़ भी है, जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होती है जैसे जापान जैसे बड़े देशों में, वो छोटी बिल्डिंग नहीं होती, बहुत एडवांस बिल्डिंग होती है, एडवांस एंड स्पेशलाइज। और इसलिए जो है 8D का यूज़ होता है। इसका यूज़ एक और चीज़ के लिए भी होता है, सिर्फ बिल्डिंग में ही नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे कुछ स्पेशल जगह बनानी है, जैसे लोगों के सेफ्टी के लिए कोई बड़ी मतलब फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लोगों को बचाने के लिए हम एक रेफ्यूजी एरिया बनाएंगे, रेफ्यूजी बिल्डिंग बनाएंगे, या फिर ऐसा एरिया बनाएंगे जहाँ पे लोग रह सके कुछ दिनों के लिए, ताकि उनका हम प्रोटेक्शन कर सके। तो इसलिए जो है इसका काम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होगा और एडवांस होगा। इसके लिए जो है एडवांस काम अगर करेंगे तो उसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे 8D आ जाता है। और 8D जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कंट्रीज में ही इसका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दुबई भी हो गया, यहाँ पे एक और चीज़ भी है दुबई का। मैं बात बता दूँ, दुबई एक्चुअल में एक शहर है। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई एक कंट्री है, नहीं कंट्री नहीं है। जैसे तुम्हारा शहर है, मान लो फॉर एग्जांपल पुणे है, वैसे एक प्रकार की सिटी है पुणे सिटी। यहाँ पे दुबई को शहर से लोग आई थिंक सॉरी कंट्री से इसलिए कंफ्यूज करते हैं कि दुबई मतलब एडवांस ही इतना ज़्यादा है कि पूरा कंट्री लगता है, तो इसलिए मे भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन दुबई जो है यूएई में एक शहर है। तो ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं बताना चाह रहा था। तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसी लेक्चर में जो है मैं बाकी की चीज़ें भी टर्म्स बताना चाह रहा था, जैसे कि एलओडी। तो एलओडी क्या होता है, तो रेविड में जो है एलओडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेविड में, क्योंकि लेवल ऑफ डिटेल या डेवलप में इसे जो कहते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कितनी लेवल की डिटेल देनी है। लेवल एलओडी 100, एलओडी 200, एलओडी 300, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हम यहाँ पे आज के लेक्चर में तो नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा 29 मिनट्स हो गए, तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।